अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मिकात सोम का सेकंड चैप्टर सयाहत पढ़ेंगे और समझेंगे, जो आपके किताब के सफ़ा नंबर 84 पर यानी 84 पर मौजूद है। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सयाहत, पहले तो ये जानेंगे सयाहत कहते किसे हैं। एक जगह से दूसरी जगह सैर व तफरी की गर्ज से सफ़र करने का नाम सयाहत है। सयाहत आमतौर पर तफरी दिलचस्पी के लिए तारीख़ी जगहों की अहमियत को देखने के लिए इख्तियार की जाती है। यानी कोई भी हम जब देखने के लिए जाते हैं, कोई भी उसकी क्या अहमियत है, किस लिए, किस वक्त वो बनी, किसने बनाई और उसकी क्या उस वक्त अहमियत है, ये सब हम जानते हैं। इसकी अहमियत इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि कुरान मजीद में कई जगहों पर रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को सफ़र करने की तरगीब दी है, ताकि वो खूबसूरत मज़ाहिर कुदरत यानी खुदा ने जो मुख्तलिफ़ चीज़ें दुनिया में खूबसूरत बनाई हैं उनका मुशाहिदा कर सकें, मुशाहिदा यानी जान सकें, और साथ साथ उससे इबरत हासिल कर सकें कि हर चीज़ एक वक्त पर अपने फना हो जाएगी, कोई चीज़ दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। सेहत को इसलिए भी अहम करार दिया गया है कि इसकी बदौलत इंसानी तरक्की मुख्तलिफ मदारिज को समझने में मदद मिलती है। ये मुराद इससे ये कि तरक्की के इंसान ने किस तरह तरक्की की है। अब आज का दौर जदीद दौर कहलाता है, इससे पहले इंसान ने किस तरह तरक्की की, वो तमाम चीज़ें हमें इनके सेहत के ज़रिए मालूम होती हैं। तफरी सेहत को मौजूदा दौर में बहुत अहमियत हासिल हो गई है। साल 2000 में बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद 70 मिलियन के लगभग बताई जाती है। चुनांचे ये कहना दुरुस्त होगा कि सयाहत 21वीं सदी की अहम सनत है। दुनिया के दूसरे ममालिकों की तरह पाकिस्तान में भी सयाहों की दिलचस्पी के बेशुमार मकामात हैं। हमारे मुल्क में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मुग़लों की तारीख़ी इमारतें, टैक्सले अजायब घर सयाहों की दिलचस्पी का सबब है। इसी तरह पाकिस्तान में बुलंद बाला पहाड़ी चोटियाँ, सरसब्ज़ वादियाँ वगैरह जो है सयाहों के लिए दिलचस्पी और दिलकशी का बाइस हैं। आज आइए हम तारीख़ी अहमियत के हवाले से मशहूर सयाहों के बारे में जानते हैं। अल-बैरूनी का नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। ख्वारज़म शहर के करीब बैरून में पैदा हुए, जिसकी वजह से बैरूनी कहलाए। बचपन ही से बड़े ज़हीन और मेहनती थे। जल्द ही मुख्तलिफ उलूम में महारत हासिल कर ली। अल-बैरूनी ने जितनी भी शोहरत पाई, इसमें इनकी ज़ाती कोशिश और मेहनत का दखल था। अल-बैरूनी को एक मुसलमान शाही दरबार की सरपरस्ती हासिल थी। इसी ज़माने में उन्होंने अपनी मशहूर किताब असारुल साकिया लिखी, जिसमें उन्होंने पुरानी कौमों की तहज़ीब, माशरे और सियासत के मुतालिक हालात लिखे। अल-बैरूनी मोहम्मद गज़नवी यानी हिंदुस्तान के बादशाह के दौर में हिंदुस्तान आए। 20 साल तक बरसग़ीर के तूलोर्स यानी इर्द गिर्द के इलाकों में घूमते रहे। आपने हिंदू मज़हब और फ़लसफ़ा के मतलब बहुत कुछ सीखा है। इसके बदले आपने यहाँ के लोगों को अरबी और यूनानी ज़बानें सिखाई। आपने संस्कृत, जो हिंदुओं की कदीम ज़बान जो थी, कि मुश्किल ज़बान पर अबूर हासिल किया, और भगवत गीता जो उनकी मजहबी किताब है का अरबी ज़बान में तर्जुमा किया, और आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब का गहरा मुताला किया। अल-बैरूनी को लिखने लिखाने का बहुत शौक़ था। आपने फ़लसफ़ा, रियाजी, जोग्राफिया, तारीख़, तिबियात, इल्म फ़ल्कियात से मुराद ये कि फ़ल यानी आसमान में जो तारे और सैयारे, ये तमाम चीज़ों के बारे में जानना पर किताबें लिखी। आपने हिंदुस्तान के मुतालिक अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को अपनी मशहूर किताब तहक़ीक़ुल हिंद में तहरीर किया। इसमें हिंदुओं के मज़हब, माशरा, फ़लसफ़ा, तहज़ीब की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। हिंदू आपके इल्म फ़ज़ल से इतने मुतासिर हुए कि आपको विद्या सागर यानी इल्म का समंदर कहने लगे। तमाम कायनात का रकबा का हिसाब लगाया और क़िबले की सिमत मालूम करने का तरीका बताया। अल-बैरूनी ने यह साबित किया कि रोशनी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। आपको इल्म फ़ल्कियात में बड़ी महारत थी। आपने 1048 में वफ़ात पाई। जी, इब्ने बतूता का नाम अबू अब्दुल्ला इब्ने बतूता था। वो मराकश के शहर तंजा में 1304 में पैदा हुए। इब्ने बतूता ने दीनी और अदबी तालीम अपने वतन में हासिल की। इल्म हासिल करने के शौक़ ने उन्हें सयाहत पर उकसाया। 19 साल की उम्र में अपने वतन से निकले और 30 साल की उम्र तक मुख्तलिफ मुल्कों की सैर की। इब्ने बतूता अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्से की सैर की। मिस्र के शहर काहिरा में उनकी मुलाकात बड़े बड़े उलमा से हुई। मशहूर ज़माना जामिअतुल अज़हर में आपने कानून और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। वो पहले मिस्र और शाम के रास्ते मदीना पहुँचे और इल्म हदीस सीखने के लिए क़याम किया। सुल्तान महमूद तुगलक हिंदुस्तान के बादशाह के अहद में हिंदुस्तान पहुँचे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक आलिमों की बड़ी कदर करता था। उसने इब्ने बतूता को बड़ी इज़्ज़त दी और दिल्ली का काजी मुकर्रर किया। सुल्तान ने इब्ने बतूता को अपना सफ़ीर बनाकर चीन भेजा। इस सफ़र में इनका जहाज़ तबाह हो गया।
ابن بطوطہ ہندوستان آنے کے بجائے جزائر مالدیپ چلے گئے، وہاں جہاں انہوں نے بطور قاضی اپنی خدمات انجام دی۔ مالدیپ کے بعد وہ سری لنکا اور چین جہاں پہنچے۔ ہندوستان آنے کے بجائے وہ سماٹرا، انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا جاوا سے ہوتے ہوئے اپنے وطن جا پہنچے، اپنے آبائی وطن میں پہنچے۔ اپنے بطوطہ مراکش پہنچنے کے بعد یہاں پر 15 سال تک بطور قاضی اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور انہوں نے 368 میں وفات پائی اور طنجہ میں دفن ہوئے۔ ابن بطوطہ اپنے وطن پہنچے، وہاں کے حکمران جو اس وقت ابو فنان تھا، اس نے آپ کو اپنی آبیتی لکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے ابن جزی کو جو وہاں کے ان کا وزیر تھا کو اپنے سفر کے احوال قلم بند کروائے یعنی لکھوائے۔ آج آپ کی آبیتی جو ہے سفر نامہ ابن بطوطہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ سموئیل لی نے 1829 میں کیا سب سے پہلے اس میں، اور اردو میں سب سے پہلے ڈاکٹر نوازش علی نے سموئیل لی کے ترجمے سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ کرسٹوفر کولمبس۔ کولمبس 1450 کے لگ بھگ اٹلی کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے۔ چند سال اسکول میں رہ کر مجبوراً گھر پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا پڑا، مگر تعلیم سے غافل نہ ہوا۔ وہ جنیوا کی بندرگاہ پر ملاحوں سے ملتا رہا اور ان سے بحری سمندروں اور دوسرے ملکوں کے حالات معلوم کرتا رہا۔ 14 سال تک وہ اپنے والد کے ساتھ کپڑا بنتا رہا۔ یہ کام چھوڑ کر ایک جہاز پر ملازمت کر لی اور کئی چھوٹے چھوٹے سفر کیے۔ کولمبس کی خواہش تھی کہ وہ دور دراز تک سمندری سفر کرے اور ہندوستان اور مشرق بعید تک پہنچنے کے لیے نئے راستے تلاش کرے۔ شاہ پرتگال نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ شاہ پرتگال سے مایوس ہو کر کولمبس اسپین چلا گیا۔ وہاں اس نے شاہ فردینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کو نئے راستے کی تلاش کی مہم میں مدد کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ 13 اگست 1492 کو جمعے کے روز سورج نکلنے سے پہلے کولمبس 3 جہازوں کے بیڑوں کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ کولمبس جس جہاز پر سوار تھا اس کا نام سانتا ماریا تھا۔ شروع میں یہ سفر ٹھیک گزرا، لیکن آگے چل کر اسے خراب موسم اور سرکش یعنی بھپریوی لہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار کولمبس اپنے بیڑے سمیت ایک جزیرے پر اترا۔ اس نے اپنے قریب کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ وہ ہندوستان کے کسی مغربی جزیرے میں پہنچ گیا ہے۔ اسی بنا پر اس نے ان جزیروں کو غرب الہند، غرب کہتے ہیں مغرب، غرب الہند یعنی ویسٹ انڈیز کا نام دیا اور وہاں کے باشندوں کو ریڈ انڈین کا نام دیا۔ 5 ہفتے یہاں قیام کے بعد کولمبس واپس ہوا۔ واپسی پر اسپین میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور اس کو نیا خطاب بحرِ سمندروں کا ایڈمرل عطا کیا گیا۔ کولمبس دوبارہ ان علاقوں میں گورنر کی حیثیت سے ویسٹ انڈیز گیا۔ اس مرتبہ اس نے آگے بڑھ کر امریکہ کے مشرقی ساحل پر اور کچھ علاقے دریافت کیے۔ 1496 میں اسپین واپسی سے قبل کولمبس کیوبا اور جنیوا کو دریافت کیا۔ کولمبس کو اس بات کا یقین تھا کہ کیوبا ایشیا کی سرزمین پر واقع ہے اور منگول ریاست کا حصہ ہے، اگرچہ اس نے کبھی بھی اس جزیرے کا پورا چکر نہیں لگایا تھا، تاہم اس نے اپنے لوگوں سے حلف لیا کہ کیوبا ایشیا کے مضافات میں ہے۔ واپسی پر شاہ فردینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے کولمبس کا شاہانہ استقبال کیا اور اس نئے جزیرے کی داستانیں دلچسپی سے سنی۔ کولمبس کو تیسرے سفر کی اجازت کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ اس نئی دریافت نے یورپی آبادکاروں کے لیے کشش کا سامان پیدا کر دیا اور وہ بہت بڑی تعداد میں اس نئے براعظم میں پہنچے اور تھوڑے ہی عرصے میں اپنی محنت سے کئی علاقے آباد کر لیے۔ کولمبس کا انتقال 1506 میں ہوا۔ واسکو ڈی گاما۔ واسکو ڈی گاما 1460 میں پرتگال کے شہر سائنس میں پیدا ہوئے۔ کولمبس کی کامیابی کے بعد یورپ کی دوسری قوموں کو بحری مہمجوئی پر اکسایا۔ اس میں اسپین کا پڑوسی ملک پرتگال پیش تھا۔ شاہ پرتگال نے بحری جہازوں کا ایک بڑا بیڑا تیار کیا جس میں 120 ملح تھے۔ قابل و باہمت جہازراں واسکو ڈی گاما اس بیڑے کا کپتان مقرر ہوا۔ واسکو ڈی گاما جس جہاز کا کپتان تھا اس کا نام سان جبرائیل تھا۔ واسکو ڈی گاما 18 جون 1447
को पुर्तगाल की बंदरगाह कैप पुर्तगाल की बंदरगाह लेस्बियन से रवाना हुआ। अफ्रीका के मगरबी साहिल के साथ साथ राज उम्मीद के गिर्द चक्कर लगाकर अफ्रीका के मशरकी साहिल तक जा पहुंचा। वास्को डी गामा को कोलंबस की तरह खराब मौसम और समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही मुसलसल तकलीफदेह सफ़र से दिल बर्दाश्त होकर वापसी का मुतालबा करने लगे। वास्को डी गामा को कत्ल करने की भी साजिश की, जिसे बरवक्त नाकाम बना दिया गया। आखिर इन लोगों ने माफ़ी मांग ली और सफ़र यकसुई से यानी सुकून के साथ जारी रहा। मोज़म्बिक पहुंचकर वहां के बादशाह, जो कि मुसलमान था, इसने वास्को डी गामा को बड़ी इज्जत दी और वास्को डी गामा जब चलने लगा तो इसके साथ एक अरब मल्ला अहमद बिन माजिद को इनके साथ कर दिया, जिसने वास्को डी गामा की रहनुमाई की और ये 24 अप्रैल को सन 1498 में कालीकट की बंदरगाह पहुंचने में कामयाब हुए। वास्को डी गामा कालीकट के हुक्मरान जैमून को तोहफे तोहफ़े दिए और इसे तिजारत करने की इजाज़त हासिल की। और इस इजाज़त हासिल करने के बाद हिंदुस्तान के तिजारत पर अरब ताजिर छाए हुए थे, वो वास्को डी गामा को अच्छा नहीं समझते थे। उन्होंने बादशाह से ये कहा कि मगरबी ताजिर लुटेरा मुफाद परस्त है। आखिरकार वास्को डी गामा 1499 में अपने वतन वापस आ गया। ये आखिरी पैर का मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, नहीं, इसको काटना है। वास्को डी गामा 1502 में फिर कालीकट पहुंचा। इस मरतबा इसने राजा के बहरी बेड़े को आग लगा दी और मुसलमान ताजिरों का कत्ल आम किया। गर्म मसाला जहाज से भरे हुए एक जहाज़ को लेकर इसने हिंदुस्तान को छोड़ दिया। आइंदा 20 साल तक इसने कोई सरगर्म बहरी जिम्मेदारी अदा नहीं की। इसको 1519 में वडियो गेवारा के लकब से नवाजा गया। 1524 में वायसराय बनकर हिंदुस्तान पहुंचा ताकि पुर्तगीजी हुक्मरानों में बढ़ती हुई बदनवानी पर काबू पा सके। अपनी आमद के सिर्फ 3 महीने बाद इसका कोचीन में इंतकाल हो गया। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। बाकी काम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुफस्सल सवाल नंबर 1, सयाहत की अहमियत तहरीर करें। पहली हेडिंग है सयाहत के मायने मफ़हूम और दूसरी हेडिंग है अहमियत की। सफाई के साथ कॉपी में लिखिएगा। दूसरा सवाल है मुफस्सिल मुंदरजिल सयाहों की शख्सियत पर नोट लिखिए। नंबर 1 अल-बैरूनी, हालात ज़िंदगी, किताब असादुल साकिया। अल-बैरूनी बड़े सग़ीर में, मशहूर किताब तहक़ीक़ुल हिंद, पहले मुसलमान रियाज़ीदान और माहिर फ़ल्कियात। दूसरे सयाह इब्न बतूता, हालात ज़िंदगी, मशहूर ज़माना जामिअतुल अज़हर। इब्न बतूता हिंदुस्तान में, इब्न बतूता मशरिक़ वईद के सफ़र पर, अपने आबाई वतन तंजा में। तीसरे हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, इब्तदाई हालात, कोलंबस की ख्वाहिश, पहला सफ़र, दूसरा सफ़र, तीसरा और आखिरी सफ़र। उसके बाद वास्को डी गामा, इब्तदाई हालात, पहला सफ़र, दूसरा सफ़र, तीसरा और आखिरी सफ़र। ये 2 सवाल हैं, इनको मुकम्मल कीजिएगा साफ राइटिंग में और प्रॉपर काम हो।